ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख के करीब हर साल यहाँ पे नया इमिग्रेंट एंटर करता है। घरों का प्राइस जो कि ऑन एन एवरेज 2 लाख के करीब था, अब $1 मिलियन से ऊपर जा चुका है। अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो अप्रॉक्सीमेटली $23.5 बिलियन कैनेडियन इमिग्रेंट इस कंट्री में लेकर आते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमारा बहुत सारा फोकस रहेगा इस बात को समझने में कि किस तरह से कैनेडियन इमिग्रेशन ने कैनेडियन रियल एस्टेट में प्राइसेस को इंपैक्ट किया। तो हम इसमें कुछ डाटा, कुछ स्टैट्स को एनालाइज करते हैं। पहले इस बात को समझते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन की शुरुआत कब से हुई। लेट 1800 और अर्ली 1900 के अंदर कनाडा में इमिग्रेंट्स ने आना शुरू किया था और पहले कुछ इमिग्रेंट्स यूरोप से यहाँ पे आए थे। 1903 में फर्स्ट साउथ एशियन इमिग्रेंट्स की टोली यहाँ पहुंची थी, जिसमें कि मेजॉरिटी सिख इमिग्रेंट्स थे जो कि ब्रिटिश इंडिया से कनाडा के अंदर माइग्रेट होना चाहते थे। 1869 में कनाडा ने अपना पहला इमिग्रेशन एक्ट पास किया, जिसमें कि एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई थी, जहां पे इन्होंने इमिग्रेंट्स का खुले दिल से स्वागत किया, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी या फिर वो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक बोझ बन सकते थे। चलिए अब बात करते हैं कि पिछले 100 सालों में कनाडा की पॉपुलेशन पे इमिग्रेशन ने किस तरीके से इंपैक्ट किया है। आप देखिए कि 1900 से लेके 2000 जो कि एक 100 साल का वक्त बनता है, इसमें कनाडा की पॉपुलेशन 5.5 मिलियन से 30 मिलियन प्लस पे आके खड़ी हो गई और 2024 के अंदर ये पॉपुलेशन जो है 39 मिलियन प्लस के ऊपर खड़ी है। स्टैट्स कनाडा के मुताबिक 2050 में कनाडा की पॉपुलेशन 48.8 मिलियन को टच करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन का इजाफा क्या सिर्फ इमिग्रेशन से ही हुआ है, कुछ तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम इमिग्रेशन के नंबर को भी अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इमिग्रेशन ने यहां की पॉपुलेशन को इंक्रीमेंट दिया है। स्टैट्स कनाडा के मुताबिक साल 2000 के बाद से औसतन 2.5 लाख के करीब इमिग्रेंट हर साल इस कंट्री में आता है, जबकि 22 और 23 के अंदर ये आंकड़ा 4.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है। अब इसका पॉपुलेशन के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ता है, इस बात को आप नंबर्स के जरिए समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कितने नए बच्चे पैदा होते हैं और कितने लोगों की डेथ होती है, क्योंकि वो भी यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। आइए कनाडा में डेथ रेट को और बर्थ रेट को इन दो चार्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं पहला चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये कनाडा में डेथ रेट्स को शो करता है और ये 2000 के बाद का डाटा है। अगर आप देखें कि 2000 में ऑन एन एवरेज 2.25 लाख से 2.5 लाख के करीब लोगों की डेथ होती थी, जो कि अब जाकर 3.25 से 3.5 लाख का नंबर टच कर चुका है। अगर मैं आपको दूसरे चार्ट के जरिए बर्थ रेट को समझाने की कोशिश करूं तो ये एक स्टेबिलिटी के ऊपर है। उस समय भी ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 लाख के करीब नए बच्चों का जन्म होता था और आज भी ये नंबर वहीं पे खड़ा है। तो अब जो डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का गैप है वो बहुत घटता जा रहा है और कई सालों में ऐसा भी हुआ है कि जहां पे बच्चों का जन्म कम हुआ है जबकि लोगों की मौत ज़्यादा हुई है, जिससे पॉपुलेशन के अंदर एक नेगेटिव ग्रोथ हुई है। पर फिर भी कनाडा के अंदर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख के करीब हर साल यहाँ पे नया इमिग्रेंट एंटर करता है और लास्ट 2 से 3 साल के अंदर वो नंबर 4.5 से 5 लाख के करीब टच कर चुका है। इसके मुताबिक 10 साल के अंदर कनाडा में 2 से लेकर 3 मिलियन की पॉपुलेशन का इजाफा हो सकता है, जो कि इमिग्रेशन के जरिए है। सिर्फ 5 लाख से लेकर 7 लाख तक की पॉपुलेशन का इजाफा जो है वो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन ग्रोथ करके होता है। तो अब आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कैनेडियन इमिग्रेशन यहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। अब आप देखें कि जब ये नया इमिग्रेंट कोई भी यहाँ पे आता है तो उसकी क्या ज़रूरतें होती हैं। ऑफ कोर्स जब वो इस कंट्री में लैंड करता है तो उसको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और मकान भी चाहिए। वो अपनी कंट्री से बहुत सारे पैसे भी लेके आता है और बहुत सारे केसेस में ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे स्टडी परमिट पे आते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा तो नहीं होता
पर वो यहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ को, कैनेडियन कॉलेजेस को बहुत सारी फीस पे करते हैं। अब देखते हैं कि डॉलर्स के अंदर ये इम्पैक्ट कितना पड़ता है कैनेडियन इकोनॉमी पे, कि किस तरह से एक इमिग्रेंट हर साल आके कितना पैसा खर्चता है और पूरी कैनेडियन इकोनॉमी पे इसका कितना इम्पैक्ट है। चलिए इस बात को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ डॉलर वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई नया इमिग्रेंट कनाडा में एंटर करता है तो वो कुछ पैसे अपने साथ लेके आता है। कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक किसी भी इमिग्रेंट को मिनिमम $10,000 लेकर इस कंट्री में एंटर करना होता है, और स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग तरह के क्राइटेरियाज हैं जिसमें कि उनको अपने स्कूल की फीस और कुछ सेटलमेंट अमाउंट लेके इस कंट्री में एंटर करना है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो ऑन एन एवरेज $21 बिलियन जो है स्टूडेंट्स इस कंट्री में हर साल स्पेंड करते हैं, जो कि वो अपनी ट्यूशन फीस पे या अपने सेटलमेंट के लिए खर्च करते हैं। और जब एक नया इमिग्रेंट इस कंट्री में एंटर करता है तो एक सर्वे के मुताबिक $47,000 लेकर वो इस कंट्री में एंटर करते हैं। और अगर मैं 5 लाख से, जो कि एवरेज इमिग्रेंट इस कंट्री में एंटर हो रहे हैं, अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो अप्रॉक्सीमेटली $23.5 बिलियन कैनेडियन इमिग्रेंट इस कंट्री में लेकर आते हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मनी वो पहले साल में खर्च करते हैं, जो कि उनको इस कंट्री में सेटल डाउन होने में हेल्प करता है। अब देखिए, ये $50 बिलियन का नंबर है जो मैंने सिर्फ स्टूडेंट से और इमिग्रेंट के डाटा से उठाया है, जो कि जब इस कंट्री में एंटर करते हैं तो इतना सारा अमाउंट वो साथ में लेकर आते हैं। और ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर। चलिए अब इसको थोड़ा सा रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं। जब भी एक नया इमिग्रेंट इस कंट्री में एंटर करता है तो वो पहले 6 से 12 महीने अपना घर किराए पे लेके उसमें रहने की कोशिश करता है। ये भी कैनेडियन रियल एस्टेट के प्राइसेस को बढ़ाता है, क्योंकि जब वो टेनेंट आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो वो किसी ना किसी को अपना रेंट पे करेंगे। तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर हो जाती है कि वो प्रॉपर्टी बाय करें और टेनेंट्स को यूज़ करें अपनी मॉर्गेज पे ऑफ करने के लिए। मैंने अपना रियल एस्टेट का कैरियर 2006 में शुरू किया था, तो उस समय मैं आपको इमिग्रेंट्स के साथ अपना इंटरेक्शन बताता हूँ। उस समय जो भी इमिग्रेंट इस कंट्री में एंटर करता था तो 2 से 3 साल के बाद वो अपना घर लेने की सोचते थे, और वो भी घर के लिए डाउन पेमेंट यहाँ पे कमाए हुए पैसों से उसको इस्तेमाल करने का प्लान करते थे। पर अभी लास्ट 10 साल में इमिग्रेशन का फेस बहुत चेंज हो गया है। आज के टाइम में अगर कोई इमिग्रेंट इस कंट्री में एंटर करता है तो उसका सपना होता है कि पहले साल के अंदर ही मैं अपना घर ले लूँ। उसके अंदर 2 बड़े रीजंस मुझे समझ में आए हैं। सबसे पहला रीज़न, अगर आप देखें, बहुत सारा इमिग्रेशन जो है वो साउथ एशियन कंट्री से हो रहा है, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है। और वहाँ पे लास्ट 10 साल में रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, इकोनॉमी के अंदर इतना बूस्टअप आ गया है, और लोगों का सैलरी स्केल बहुत हाई है, तो उनके पास बहुत सारा अमाउंट होता है जो वो अपने साथ लेकर आते हैं। और आज के टाइम में इमिग्रेशन जो है बहुत सारा प्रोफेशनल कैटेगरीज में हो रहा है। ये प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग अपने आप को जल्दी सेटल करने का प्लान करके आते हैं, और इंटरनेट ने एक नई क्रांति ला दी है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जो है नए इमिग्रेंट्स के पास अवेलेबल है, तो जब वो यहाँ पे लैंड करते हैं तो वो पहले ही अपनी जॉब का अरेंजमेंट करके आते हैं, अपने साथ डाउन पेमेंट के पैसे लेकर आते हैं, और उनको जो कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट की समझ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का भंडार लगा होता है। तो आज जो इमिग्रेंट है वो 12 महीने में अपना घर लेने का प्लान करता है। जैसे कि मैंने बताया, पहले जब इमिग्रेंट आते थे वो 5% डाउन पेमेंट के साथ अपना घर लेते थे। आज जो इमिग्रेंट है वो 20% डाउन पेमेंट डाल के अपना घर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारा पैसा अपने साथ भी लेकर आते हैं, और आज के टाइम में उनकी जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं। हमने कुछ इमिग्रेशंस के नंबर को समझा है, और उसके बाद डॉलर वैल्यू में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि कितना कंट्रीब्यूशन कैनेडियन इकोनॉमी में इमिग्रेंट्स के ज़रिए होता है। अब बात समझते हैं घरों की वैल्यू के हिसाब से भी। अगर आप एक छोटा सा एफर्ट करेंगे और गूगल पे जाके इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश करेंगे कि हाउस प्राइसेस इन कनाडा इन लास्ट 25 ईयर्स, तो आपको savemax.com की वेबसाइट पे एक आर्टिकल मिलेगा। इस आर्टिकल के मुताबिक लास्ट 25 ईयर्स में घरों की एवरेज प्राइस 198,000 से बढ़कर 1,095,000 तक हो चुकी है। इसका मतलब
2.80% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब अगर हम साल 2000 के बाद से इमिग्रेशन का चार्ट देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ का चार्ट देखें, जेनरिक पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करें और घरों की प्राइसेस के चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हम बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि किस तरीके से इमिग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कैनेडियन रियल एस्टेट में प्राइसेस को हाई करने के लिए। अगर कनाडा में लास्ट 20 साल में पॉपुलेशन जेनरिक तरीके से ग्रो होती तो सिर्फ 5 लाख का इंपैक्ट पड़ना था, जबकि लास्ट 20 साल में यह पॉपुलेशन 5 मिलियन से ऊपर बढ़ चुकी है। सीटीवी के इस आर्टिकल के मुताबिक 96.7% पॉपुलेशन ग्रोथ इंटरनेशनल इमिग्रेशन की वजह से हुई है, जबकि 2.4% नेचुरल रीजंस करके हुई है। अब इस बात को आप बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है और घरों का प्राइस जो कि ऑन एन एवरेज 2 लाख के करीब था, अब $1 मिलियन से ऊपर जा चुका है। 5 गुना घरों की कीमत बढ़ी है। अगर सोच के देखें कि यहां पे सिर्फ लोकल पॉपुलेशन ग्रोथ होती तो क्या घरों के प्राइसेस इस स्पीड के साथ बढ़ सकते थे। मेरे एक अनुमान के मुताबिक कैनेडियन इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कनाडा में रियल एस्टेट प्राइसेस को अप जाने का, और 2030 तक CMHC के मुताबिक घरों के प्राइसेस में कम से कम भी 50 से 60% की बढ़ोतरी होने के और चांसेस हैं। और इस सब की वजह मुझे जो लगती है वो कैनेडियन इमिग्रेशन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आप भी ये मानते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की वजह से कनाडा में रियल एस्टेट के प्राइसेस अप जा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है? प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2. I will come with more informational videos in future. Thank you very much and stay tuned.